नमस्कार दोस्तों, शिव फॉर यू चैनल पर आपका स्वागत है। दोस्तों, टॉपर्स कॉपी सीरीज में आज हम जीएस पेपर 3 की साक्षी गर्ग की एक कॉपी देखेंगे कि इसमें उन्होंने किस तरह से अपने आंसर लिखे। तो दोस्तों आइए देखते हैं पहला क्वेश्चन। देखिएगा फर्स्ट क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन है बैंक समेसन यानी कंसोलिडेशन, इसके आकार, अंशों के मूल्यांकन, निर्णय स्वीकृति और इसी तरह के कारकों के कारण जटिल कार्य है। प्रभावी समेकन हेतु रणनीतियों और चुनौतियों का विशदीकरण कीजिए। तो दोस्तों इसमें बैंक कंसोलिडेशन जो हो रहा है, बैंक का मर्जर जो हो रहा है बहुत सारी बैंकों का, उनमें पूछा है कि ये बहुत ही कठिन कार्य है, तो इसके लिए एक रणनीति क्या होनी चाहिए और क्या चुनौतियां होनी चाहिए, चुनौतियां हैं। तो दोस्तों आइए देखते हैं साक्षी जी ने किस प्रकार से इसका जवाब दिया है। इसका जवाब देखिए। भारत सरकार द्वारा समय समय पर सार्वजनिक संस्थानों की प्रासंगिकता बढ़ाने हेतु विलय, अधिग्रहण, विनिवेश की प्रक्रिया की जाती है। बैंकिंग विलय इसी का एक उदाहरण है। वस्तुतः वर्तमान में एसबीआई व इसकी 5 शाखा की विलय का प्रस्ताव किया गया है। अब देखिए इन्होंने तुरंत अगले क्वेश्चन के बारे में क्वेश्चन के अगले पार्ट के बारे में बात की कि प्रभावी समेकन हेतु रणनीति क्या होनी है। प्रभावी समेकन हेतु रणनीति, इसमें पॉइंट 1 है बैंकों का अस्थिर सीट का विलय होगा जिससे बैंकों का आकार वृहद हो जाएगा। दूसरा, बैंकों का बैलेंस शीट व्यापक होने से उनके द्वारा दिए जाने वाले ऋण प्रक्रिया में वे अधिक कुशल हो सकेंगे। इस प्रक्रिया से प्रबंधन क्षमता का विस्तार व केंद्रीकरण होगा। बैंकों में कर्मचारी संख्या और संरचनात्मक आवश्यकताएं कम हो जाएंगी, जिससे बैंकिंग निवेश मितव्ययी होगा, कम खर्चीला होगा। बैंकों की बाजारों में विश्वास प्रक्रिया में बढ़ोतरी होगी, जिससे अंशों का मूल्य बढ़ जाएगा, शेयरों का। इस प्रक्रिया से बैंक वृहद आकार, वृहद बैलेंस शीट, मितव्ययी खर्चे के साथ बेहतर प्रबंधन कर सकेंगे। यद्यपि इस संदर्भ में कुछ चुनौतियां भी हैं। चुनौतियां देखिए, बैंकों की शाखा कम होने से रोजगार कम होगा, रोजगार ह्रास होगा। फिर देखिए, किसी वित्त संकट का प्रभाव विकेंद्रीकृत रूप से पड़ने की बजाय केंद्रीकृत रूप से पड़ेगा। कई बार बैंक विश्वास आधार पर ऋण प्रदान करते हैं, अतः विलय से ग्राहकों को नुकसान होगा। प्रबंधन की चुनौती होगी क्योंकि इसका बहुत बड़ा आकार हो जाएगा। उपरोक्त चुनौती के बावजूद यह सरकार का प्रभावशाली व प्रगतिशील कदम है। आगे की राह देखिए क्या है। राजनीतिक इच्छा शक्ति, बैंकिंग प्रशासन में सुशासन का समावेश, ज़्यादा से ज़्यादा प्रक्रियाएं पारदर्शी व स्पष्ट होनी चाहिए, डिजिटलीकृत प्रणाली का उपयोग होगा, इंद्रधनुष प्रावधानों का समावेश। इस प्रकार चुनौतियों का निराकरण का प्रभावी परिणाम प्राप्त किया जा सकेगा। तो एग्जामिनर ने इनको 3.5 नंबर दिया है। आगे देखिए दूसरा क्वेश्चन। क्या आप समझते हैं कि एनडीबी और एआईआईबी, एनडीबी यानी न्यू डेवलपमेंट बैंक, एआईआईबी में एशियन इंफ्रास्ट्रक्चर इन्वेस्टमेंट बैंक के निर्माण के द्वारा अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय संस्थानों पर पश्चिम के नियंत्रण का युग समाप्त होना प्रारंभ हो गया है, जो अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार में वैकल्पिक स्रोत के रूप में उभरे हैं। तो देखिए दोस्तों, ये क्या है, क्वेश्चन में साफ साफ पूछा जा रहा है कि ये जो संस्थान दो बने हैं, क्या ये वर्ल्ड बैंक और
IMF के अल्टरनेटिव्स हैं? तो देखिए इनका जवाब देखिए, एशियाई दक्षिण पूर्वी एशियाई देशों को मिलाकर वर्ल्ड बैंक व IMF जैसी संस्था के विकल्प के रूप में NDB व AIIB का विकास किया गया है। अंतर्राष्ट्रीय वित्तीय बाजार का विकल्प क्या है इन्होंने बताया। वस्तुतः IMF वर्ल्ड बैंक सदैव से पक्षपाती व अमेरिकी नियंत्रण में होने की आलोचना का शिकार रहे हैं। एशियाई देशों में अधिक दर पर कड़ी शर्तों पर ऋण दिया जाता रहा है, जिससे अब निजात मिलेगी। पहला है फायदा इसका। दूसरा, NDB $100 बिलियन के कोष से शुरू हुआ है, जिसमें एक देश एक वोट प्रक्रिया है। अतः इससे एशियाई देशों को समानता के आधार पर ऋण प्राप्त होगा। इसमें आकस्मिक आरक्षित कोष भी रखा गया है $100 बिलियन का, जिसका प्रयोग आपातकालीन स्थिति में होगा। फिर आगे देखिए, AIIB का विकास ही एशियाई अवसंरचनात्मक प्रक्रियाओं के निवेश हेतु किया गया। यद्यपि पूर्णतया अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थान नहीं ले सकते ये दो नई संस्थाएं, क्योंकि NDB में चीन के प्रभुत्व की आशंका है। तमाम प्रतिबद्धताओं के कारण विकासशील देशों को ऋण लेने की आवश्यकता होती है। IMF द्वारा हाल में स्व सुधार करके और लोकतांत्रिक व समावेशी प्रणाली अपनाई गई है। IMF वर्ल्ड बैंक की बैलेंस शीट बृहद है। यद्यपि विकल्प के रूप में NDB AIIB अच्छी शुरुआत है, परंतु यह पूर्णतः अंतर्राष्ट्रीय संस्थाओं का स्थान लेगा, ऐसा कहना जल्दबाजी होगा। दोस्तों तीसरा क्वेश्चन देख सकते हैं आप, भारतीय स्टार्टअप्स के लिए अवसर और चुनौतियां विकसित और अन्य उभरती हुई अर्थव्यवस्थाओं से कैसे भिन्न हैं? भारत में इस क्षेत्र के विकास हेतु उपयुक्त उपाय सुझाते हुए चर्चा कीजिए। तो देखिए आंसर देखिएगा, स्टार्टअप की परिभाषा इन्होंने पहले बता दी। स्टार्टअप की परिभाषा अनुसार अधिकतम 25 करोड़ मूल्य के 5 वर्ष पुराना है, इन्होंने 7 लिखा, गलत लिखा है। 5 वर्ष पुराना नवाचार युक्त उद्यम ही स्टार्टअप है। इन्होंने छोटी सी बता दी स्टार्टअप क्या है। इसके बाद भारत, अमेरिका व चीन के बाद भारत तीसरा सबसे बड़ा स्टार्टअप उद्यम क्षेत्र है। अवसर देखिए, भारतीय अर्थव्यवस्था नौकरी मांगने वाली नहीं, नौकरी देने वाली बन सकती है। इससे भारतीय समाज में 65% जनसंख्या 35 वर्षीय आयु से कम है। अतः इसे रोजगार प्रदान करने हेतु प्रति वर्ष 5 लाख रोजगार उत्पन्न की जाने की आवश्यकता है, जिससे स्टार्टअप द्वारा ही पूरा किया जा सकता है। फिर देखिए, नवाचार के माध्यम से सामाजिक, आर्थिक, राजनीतिक सभी क्षेत्रों की समस्याओं का हल होगा। विदेशी उत्पाद पर निर्भरता कम होगी। भारत में पैटर्न संस्कृति का विकास होगा। नवाचार के फायदे बता रहे हैं स्टार्टअप्स के। भारतीय अर्थव्यवस्था को गति मिलेगी। तकनीकी प्रयोग से बेहतर लाभ हासिल किया जा सकता है। चुनौतियाँ क्या है? निवेश की समस्या, जोखिम उठाने की क्षमता में कमी, फिर मनोवृत्ति भारत जैसे नौकरी पाने के लिए पढ़ाई करते हैं, उन्हें शिक्षकों, माता पिता द्वारा जोखिम लेने को प्रोत्साहित नहीं किया जाना चाहिए। अधिकांश स्टार्टअप्स पहले ही वर्ष में फेल हो गए हैं। पेटेंट प्रक्रिया जटिल व विलंबकारी है। भारत सरकार द्वारा प्रक्रिया में छूट तो दी गई है, परंतु मैट लगने के कारण इस लाभ की प्रभावशीलता कम हो गई है। फिर देखिए, इन्होंने उपाय बताया है, आप पढ़ सकते हैं इसको। ये उत्तर इनका काफ़ी अच्छा था, इसमें 4 नंबर एग्जामिनर ने दिया है। दोस्तों आगे भी क्वेश्चन है, लेकिन हम लोग यहीं रुकते हैं।